तो हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने देखा था कि हम पिछले वीडियो में आपके लिए कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण अंक 2 और अंक 3 के प्रश्नों को लेकर आए थे। आज हम आपके लिए सोशल साइंस के राजनीति के अंक 2 के संपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसमें हम आज आपको इसके उत्तर भी बताएंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न, बहुसंख्यकवाद क्या है, अथवा भी इसमें दिया गया है जाति या एथनिक क्या है। ये आपका हम आपको बता दें कि एक टेस्ट के तौर पर बनाया गया है, जिसमें आपके जो 20% दिए जाएंगे, 20 के साथ अथवा भी रहेगा, तो जिससे मिलाकर आपके कुल 40% हो जाएंगे। और यदि आप इन 40 प्रश्नों को पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से, तो आपके वार्षिक परीक्षा में इन प्रश्नों के आने की संभावना बिल्कुल पूरी है। लगभग आपके इसी में से ही प्रश्नों को पूछा जाएगा। ठीक, तो अब बिना समय गवाए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बहुसंख्यकवाद क्या है। तो बहुसंख्यकवाद लिखा है कि यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदायों की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। यह कहलाता है बहुसंख्यकवाद। अब देखते हैं, जैसे कि इसके अथवा में दिया गया था, जातीय या एथनिक क्या है। तो जातीय या एथनिक क्या है, तो देखते हैं इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा। ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई हो, इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। जरूरी नहीं कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक धर्म के मानने वाले हों या उनकी राष्ट्रीयता एक हो। तो ये रहा आपका प्रश्न 1 का अथवा। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 2 लिखा है, बेल्जियम से किन किन देशों की सीमाएं लगती हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ के जिसकी जो सीमा है वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती हैं। जो बेल्जियम की सीमा है वो किन किन देशों से लगती हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, श्रीलंका के कुछ तमिलों को भारतीय तमिल क्यों कहा जाता है। प्रश्न लिखा है, श्रीलंका के कुछ तमिलों को भारतीय तमिल क्यों कहा जाता है। तो अब हम आपका इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर सही क्या होगा। तो इसका आंसर होगा, देखते हैं, उन्हें भारतीय तमिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। जी रहा आपका प्रश्न क्रमांक 2 के अथवा का उत्तर। अब पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3, गृह युद्ध किसे कहते हैं। तो देखते हैं गृह युद्ध किसे कहते हैं। लिखा है, किसी देश में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। अगला प्रश्न रहेगा आपका, युक्ति परक से क्या आशा है। तो इसका आंसर जो रहेगा, हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला पूरी तरह से नैतिकता आधारित फैसले के अक्सर उलट होता है। ये आपका युक्ति परक कहलाता है। ठीक, अगला प्रश्न रहेगा आपका, केंद्रीय सरकार किसे कहते हैं। जिसका जो आंसर रहेगा, पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को संघीय या केंद्रीय सरकार कहते हैं।
इसके बाद जो अगला प्रश्न रहेगा, दबाव समूह क्या है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, दबाव समूह वे संगठन है जो सरकार की नीतियों के प्रभावों का विरोध करते हैं जिनसे उनके व्यक्तिगत लाभ प्रभावित होते हैं, दबाव समूह कहलाता है। इसके बाद जो आपका प्रश्न है वो है, अधिकार क्षेत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर, ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है, अधिकार क्षेत्र कहलाता है। ठीक, इसके बाद आपका प्रश्न रहेगा, गठबंधन सरकार क्या है? तो एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। आमतौर पर गठबंधन से शामिल दल एक राजनीतिक गठजोड़ करते हैं और एक साझा कार्यक्रम स्वीकार करते हैं, इसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। अब जो इसका अगला प्रश्न रहेगा, विकेंद्रीकरण क्या है समझाइए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा, जब केंद्र और सरकार, यहाँ से लेकर इसका आंसर यहाँ तक रहेगा, जब केंद्र और सरकार राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का अच्छा तरीका है। इसके बाद जो अगला प्रश्न रहेगा, समवर्ती सूची क्या है? अच्छा, इसको जरूर देख लिए कि समवर्ती सूची क्या है, या साथ में संघ सूची या राज्य सूची क्या है। ये वैसे 3 अंक का भी प्रश्न आ सकता है, तीनों एक साथ, लेकिन वो प्रश्न हम आपको 3 अंक में विभाजित करेंगे। अभी आपके लिए केवल 2 अंकों के प्रश्नों को तैयार किया गया है, तो जिसका केवल 2 अंकों के आधार पर ही उत्तर दिया जाएगा। तो देखते हैं अगला उत्तर। तो ये तीनों के आपके उत्तर कहेंगे। यदि राज्य सूची पूछा केवल, तो इस सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसी प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय आते हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। यदि संघ सूची पूछा, तो संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की आवश्यकता है, इसी कारण इन विषयों को संघ में रखा गया है। संघ सूची में शामिल विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को। अगला, समवर्ती सूची में अंतर्गत वन, शिक्षा, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकारी जैसे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझेदारी में आते हैं। इसके बाद जो आपका प्रश्न रहेगा, बाकी बचे विषय क्या है अथवा एकात्मक शासन का क्या अर्थ है? इसका आंसर आप स्वयं खोज करेंगे। यदि नहीं मिलेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो हम इसका आंसर आपको वहीं पर भी दे सकते हैं। एकात्मक शासन का क्या अर्थ है, अगला प्रश्न। तो देखते हैं, लिखा है, एकात्मक शासन वह होता है जिसके अंतर्गत संविधान के द्वारा शासन की समस्त शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित करा दी जाती है। स्थानीय सरकारों का अस्तित्व इन शक्तियां केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। ये रहा आपका एकात्मक शासन का अर्थ। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है, या अथवा में लिखा है प्रयुक्त प्रधान क्या है? श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है या प्रयुक्त प्रधान क्या है? तो इन दोनों के आंसर, श्रम का लैंगिक विभाजन
काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं या अपनी देखरेख में घरेलू नौकरों और नौकरी रानियों से कराती हैं, श्रम का लैंगिक विभाजन कहलाता है। फिर से देख सकते हैं, काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सभी काम परिवार की औरतें करती हैं या अपनी देखरेख में घरेलू नौकरों या नौकरानियों से करवाती हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न था आपने देखा था, प्रतिप्रधान का क्या अर्थ है। तो प्रतिप्रधान का अर्थ लिखा है, इसका शाब्दिक अर्थ तो पिता का शासन है, पर इस पद का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज्यादा शक्ति देने वाली व्यवस्था के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न रहेगा आपका, नारीवादी का क्या अर्थ है। तो इसका जो आंसर रहेगा, औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष नारीवादी कहलाता है। इसके बाद आपका जो 10 का अगला प्रश्न रहेगा, पारिवारिक कानून क्या है। तो आंसर में देखते हैं, विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित कानून हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून हैं। इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 11 है, वर्ण व्यवस्था क्या है अथवा नारीवादी आंदोलन किसे कहते हैं। तो ये रहा आपका वर्ण व्यवस्था का आंसर। जाति समूहों का पदानुक्रम जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में कम सबसे ऊपर रहेंगे तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत के रूप में उनके नीचे। ये रहा आपका वर्ण व्यवस्था। इसके बाद नारीवादी आंदोलन क्या है, इसका भी आंसर हम देखेंगे। तो देखते हैं नारीवादी आंदोलन क्या है का। मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। प्रश्न लिखा है आपका कि किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा, पहला पॉइंट, भारतीय संविधान सभी नागरिकों समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। दूसरा, संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है, जैसे यह छुआछूत की इजाज़त नहीं देता। ठीक, ये रहा आपका इसका आंसर। इसके बाद जो इसका अथवा, दो समाज सुधारकों के नाम बताइए जिन्होंने जाति रहित समाज के लिए काम किया। तो दो समाज सुधारकों के वो नाम रहेंगे, पेरियार रामास्वामी, दूसरा रहेगा ज्योतिबा फुले। ठीक, अगला प्रश्न, दो कारण बताए कि सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। तो इसका आंसर देखते हैं। तो ये रहा इसका आंसर, देश के किसी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज़्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट आपका दिया गया है, जिसको आप देख लीजिएगा। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा हो तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति के एक से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं, तो किसी जाति के मतदाताओं के सामने उनकी जाति का एक
भी उम्मीदवार नहीं होता। ये रहा आपका इसका आंसर। इसके बाद देखते हैं अथवा सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता क्या है, तो इसका आंसर रहेगा जी। जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है तथा इसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगता है और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और विकट होने लगती है। राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना भी सांप्रदायिकता है। चलिएगा, अब हम बढ़ते हैं गांधी जी का धर्म और राजनीति के विषय में क्या विचार था। यह प्रश्न इस साल का जो प्रश्न क्रमांक आपका 14 रहेगा वो इस साल का सबसे ज्यादा मोस्ट प्रश्न रहेगा। तो इसका जो आंसर रहेगा, गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से नहीं अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से न होकर नैतिक मूल्यों से था जो सभी धर्मों से जुड़े थे। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी जरूरी है। इसको हमने बताया आपका इस साल का सबसे वेरी मोस्ट प्रश्न रहेगा, 2024 का सबसे मोस्ट कहा जाने वाला प्रश्न। चलो इसके अथवा में देखते हैं, इसके अथवा में क्या दिया है। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। तो इसमें हम 2 या 3 पॉइंट को लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 पॉइंट दिए गए हैं। आप किन्हीं भी 2 बिंदुओं को लिख सकते हैं, जैसे दूसरा, पहला और तीसरा भी आप लिख सकते हैं। भारत की विधायिकाओं में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में 14.36% पहुंच गए। दूसरा लिखा है राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इस मामले में भारत का स्थान विश्व के राष्ट्रों में काफी नीचे है। भारत इस मामले में अफ्रीका और लातिन अमेरिका के कई विकासशील राष्ट्रों से भी पीछे है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कुर्सी तक आ गई है, पर मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही दबदबा रहा है। इसके बाद प्रश्न देखते हैं, दल बदल क्या है अथवा शपथ पत्र क्या है। दल बदल क्या है अथवा शपथ पत्र क्या है। तो शपथ पत्र और दल बदल ये भी इस साल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में गिना जाएगा कि दल बदल और शपथ पत्र क्या है। तो अब हम इनके आंसरों की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं दल बदल क्या है। तो लिखा है विधायिका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना दल बदल कहलाता है। इसके बाद लिखा है शपथ पत्र क्या है। तो शपथ पत्र में देखते हैं किसी अधिकारी को सौंपा गया एक दस्तावेज जिसमें कोई व्यक्ति अपने बारे में निजी सूचना देता है, उनके सही होने के बारे में शपथ उठाता है, इस पर सूचना देने वाले के हस्ताक्षर होते हैं, जी कहलाता है आपका शपथ पत्र। ठीक, इसके बाद प्रश्न लिखा है राजनीतिक दल किसे कहते हैं। तो राजनीतिक दल उन नागरिकों के संगठित समूह का नाम है जो एक ही
राजनीतिक सिद्धांत को मानते और एक राजनीतिक इकाई के रूप में काम करते हैं और सरकार का अपना अधिकार जमाने का प्रयत्न करते हैं। अगला प्रश्न रहेगा, बर्लुस्कोनी कौन थे? क्या है प्रश्न? बर्लुस्कोनी कौन थे? तो इसको हम देखेंगे कि बर्लुस्कोनी इटली के प्रधानमंत्री थे। यह इटली के बड़े व्यवसायियों में से एक हैं। वे 1993 में गठित फोर्जा इतालिया के नेता हैं। ठीक, ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 16 का। इसके बाद लोकतंत्र को सबसे बेहतर क्यों बताया गया है, या अथवा लिखा है सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन क्या है? तो देखते हैं दोनों के उत्तरों को। तो सबसे पहले लोकतंत्र का सबसे बेहतर क्यों बताया गया है, तो इसका आंसर रहेगा पहला पॉइंट, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। इसके बाद जो इसका सेकंड पॉइंट रहेगा वो रहेगा व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है। इससे तीसरा हौसलों में बेहतरी आती है। चौथा टकरावों को टालने संभालने का तरीका होता है, या इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। चलो, अब सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन क्या है? तो लिखा है, इस व्यवस्था में सत्ता का विभाजन सरकार के विभिन्न स्तरों, केंद्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय स्तर के बीच किया जाता है। इसके बाद सत्ता का क्षैतिज बंटवारा क्या है? तो सत्ता के क्षैतिज विभाजन का आशय है सरकार के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन। सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहते हुए अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। ये कहलाएगा सत्ता का क्षैतिज बंटवारा। बेल्जियम में जातीय संरचना जटिल कैसे समझाइए? तो इसका आंसर रहेगा पहला पॉइंट, देश की आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। अगला, शेष 40% लोग बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। इसके बाद जो इसका तीसरा प्रश्न पॉइंट रहेगा, शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। इस प्रकार बेल्जियम में जातीय संरचना जटिल है। इसके बाद प्रश्न रहेगा आपका, साझा सरकार किसे कहते हैं और आम चुनाव से क्या तात्पर्य है? तो ये रहे इन दोनों प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न क्रमांक 19 का पहला और उसका अथवा लिखा है, किसी एक दल का बहुमत न आने पर जब कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं तब वह सरकार साझा सरकार कहलाती है। इसे गठबंधन सरकार भी कहते हैं। जो 19 का अथवा है, हमारे देश में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किए जाते हैं। इन चुनावों को आम चुनाव कहते हैं। ये आपके 19% तक पहुंच चुके हैं। अब रहा आपका इस अध्याय का लास्ट प्रश्न। तो आपके लिए हमने जिस तरह से मेहनत की है इसी प्रकार से आप भी मेहनत कीजिएगा और इन सभी प्रश्नों को नोट करके याद अवश्य कीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 20, राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से क्या हैं? तो इसके 3 प्रमुख हिस्से रहेंगे, नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या समर्थक। और अथवा है, तानाशाही का क्या आशय है? तानाशाही का क्या आशय है? तो तानाशाही का आशय रहेगा आपका, तानाशाही सरकार का वह रूप है जिसमें एक व्यक्ति अथवा दल संवैधानिक अथवा वैध सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता हथिया लेते हैं और उसके पश्चात शासन को अपने इच्छा अनुसार चलाता है, तानाशाही कहलाता है। तो ये आपके राजनीति के अंक 2 के प्रश्न रहे। अब हम आपको अगले वीडियो में अंक 3 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा
और अपने दोस्तों को अवश्य कीजिएगा ताकि उनको भी पढ़ने में